प्रॉपर्टीज के वाले से। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको ये कंप्लेंट होती है कि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो गया, उसकी रीजन क्या हुई। उस हवाले से जो हमारी लोकल कौंसलेट हैं, हाई कमिश्नर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन दी जाती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने से पहले आप किसी प्रोफेशनल लॉयर से जो है मशवरा कर लिया करें, ताकि जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो आपको पता हो कि पावर ऑफ अटॉर्नी आप किस किस्म की दे रहे हैं, उसका मकसद क्या है और उसको कैसे मिस यूज किया जा सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हम मियां साहब से डिस्कस करेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी की देने की जरूरत लोगों को इसलिए फील होती है कि जो यूरोप, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा वगैरह में जो लोग हम ओवरसीज पाकिस्तानी, वो अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, फैमिली कमिटमेंट में मसरूफ होते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता कि वहाँ पाकिस्तान में जाकर अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकें, रेंट आउट कर सकें, इस तरह और काफी मसाइल है उसको उसको देख सकें। मगर अब चूंकि जब ऐसे हालात में हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, रिश्तेदार के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बहन भाइयों को या और भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जब उनको देते हैं तो उससे जब वो उसका बाद में मिस यूज होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है, उसके बाद हम भागते हैं कि पावर अटॉर्नी हमने गलत, हम चूंकि हम एक बार हाथ काट के दे चुके हैं, जब हाथ काट के लिख के दे दिया कि आपके पास ये पावर अटॉर्नी दे दे, जनरल पावर अटॉर्नी दे दी, इसमें कहा आप प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, फिर इसको सेल बेचने के अलावा और जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, उसके ऊपर जब एक्शन होता है फिर बाद में लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती होगी, क्योंकि आप ये खुद ही पावर अटॉर्नी दे रहे हैं, फिर खुद ही कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त हमारे मियाँ ओवरसीज पाकिस्तानी मिलने के लिए गए। मियाँ साहब को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी इनका ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी डील करते हैं। मैं आज मियाँ साहब आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी ये मच। आपकी ये खिदमत है ओवरसीज वेलकम सर। पाकिस्तान के लिए कि आप बड़ा रेगुलर बेसिस के ऊपर हमें टाइम देते हैं। मियाँ साहब फरमाइएगा, ओवरसीज पाकिस्तान जी ये प्लीज। कभी धोखा होता है पावर अटॉर्नी के वजह से। पावर अटॉर्नी है क्या और इसकी कितनी इकसाम है? पहले इसकी पावर अटॉर्नी है क्या और इसकी कितनी इकसाम है? वन बी वन हम चलते हैं। जी मियाँ साहब। खालिद साहब, इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक अंदाजे के मुताबिक 9 मिलियन लोग जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जिनमें मोस्टली मिडल ईस्ट में है, यूएसए में है, यूके में है, कनाडा में है, और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ना पाकिस्तान से बाहर वो यूके में है। यानी 4.7 मिलियन लोग जो हैं, मिलियन लोग यूके में रहते हैं। और जो भी जी लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं यूके में, कनाडा में, यूएसए में, मिडल ईस्ट में, वो अपनी प्रॉपर्टियां होल्ड करते हैं पाकिस्तान में, जिनमें ज़रूरी जी प्रॉपर्टी है, अर्बन प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो होल्ड करते हैं। और दे फील प्लेयर टू होल्ड देयर प्रॉपर्टी इन देयर ओन कंट्री, कि उसको इज्जत आदर इसकी नज़र से देखा जाता है। जिसके यहाँ जिसके पास प्रॉपर्टी होती है लोग उसकी इज्जत करते हैं। तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पाकिस्तान में हो, और उन प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए हम कोई ना कोई एहतमाम करना चाहते हैं। इस एहतमाम करने के लिए 2 ही इकदाम होते हैं हमारे पास, कि उसको किसी अपने अजीज़ को, किसी दोस्त को, किसी अपने फ्रेंड को पावर अटॉर्नी दे दी जाए। पावर अटॉर्नी की जी 2 अक़साम होती हैं। एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होता है स्पेशल पावर अटॉर्नी। जनरल पावर अटॉर्नी वो अटॉर्नी होता है अब जो जिसमें तमाम अख्तियारात उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें कोई तब्दीली जी लाने के, उसका कोई मुकदमा दायर करने के लिए, किसी राइट को अचीव करने के लिए, और सॉर्ट ऑफ राइट आप उसको दे देते हैं, और अलॉन्ग विद सेल एंड परचेज के राइट भी दे देते हैं। उसको जनरल पावर जी अटॉर्नी कहते हैं। जनरल पावर जी अटॉर्नी में आप तमाम अख्तियार देते हैं, ऑल टाइप ऑफ अख्तियार, इवन कि आप सेल परचेज का भी राइट उसको दे देते हैं। ये जी इसके बनाने का तरीका क्या है, अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि दूसरा पावर अटॉर्नी क्या होता है, वो होता है स्पेशल पावर अटॉर्नी। स्पेशल पावर अटॉर्नी भी आपकी ज़रूरी ज़मीन, अर्बन ज़मीन, कमर्शियल, रेजिडेंशियल तमाम ज़मीन के बारे में दिया जा सकता है, जो आपकी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके लिए आप जी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आप अपनी बिजनेस पे हैं, कारोबार पे हैं, स्टडी में हैं, रिसर्च पे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे हैं, किसी न किसी लिहाज से आपकी कमिटमेंट आउट ऑफ कंट्री है कि आप मुल्क में नहीं आ सकते और मुल्क में आके ये फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकते।
आप ये फरीज़ा किसी के को सरंजाम देने का जो अख्तियार देते हैं उसको कहते हैं स्पेशल पावर अटॉर्नी। इसमें आपको जी स्पेशल अख्तियार देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी ज़मीन के बारे में कोई मुकदमा ऑलरेडी दायर है, उसकी देखभाल जी के लिए, मुकदमे में पेश होने के लिए, काउंसिल एंगेज करने के लिए, जवाब दावा देने के लिए, उसमें एविडेंस कराने के लिए, ये सारे इख्तियार आप देते हैं। पर्टिकुलर इख्तियार, वो ख़ास इख्तियार जो देते हैं तो उसे मुख्तारनामा ख़ास डील करता है। इसमें आपने अपनी जी घर में कोई बिजली का मीटर लगवाना है, दूसरी गैस का मीटर लगवाना है, कोई उसकी LDA से, CDA से, FDA से, MDA से कमर्शियल प्रॉपर करवाना है, आपने उसको उसकी कंप्लीशन लेनी है, व्हाट टाइप ऑफ इशू रिलेटेड विद योर प्रॉपर्टी आपने डील करने हैं जो खुद डील नहीं कर सकते, उसके लिए आप किसी दूसरे को अख्तियार देते हैं, पर्टिकुलर अख्तियार देते हैं, ख़ास अख्तियार देते हैं, स्पेशल अख्तियार देते हैं, तो कहता है स्पेशल पावर अटॉर्नी। अब हम जी डिस्कस करते हैं कि ये इसको दोनों को बनाने के तरीके कर क्या हैं। पहली टाइप हमने डिस्कस किया कि जनरल पावर अटॉर्नी। जनरल पावर जी अटॉर्नी जो नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में 1200 रुपए के पेपर पे बनता है, इस पर तहरीर लिखी जाती है। पावर अटॉर्नी देने वाला कौन है, नाम, वल्दियत, एड्रेस, ID कार्ड नंबर, और जिसको आप दे रहे हैं उसका नाम, वल्दियत, एड्रेस, ID कार्ड नंबर, प्लस 2 विटनेस जिनके सामने आपने अख्तियार जी दिया है। जी तो ये मुकम्मल फिर ये सब रजिस्ट्रार के पास जाता है, वहाँ ये रजिस्टर होता है, इसको नंबर लगता है और रजिस्टर ला के जो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, आप उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जी इसको बाहर से भेजना है तो बाहर से 1200 का पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सादा कागज़ जी पे लिख लेते हैं, अपने काउंसिल के पास, वकील के पास चले जाते हैं, वो तहरीर जी करके लिख देता है, लिख के जी उसका अपने ऑफिस की स्टैंप लगाता है, उसको वेरीफाई करता है, फिर आप थ्रू एम्बेसी उसको पाकिस्तान भेज देते हैं। जब जी पाकिस्तान आता है तो जिस अजीज आपके अजीज को, दोस्त को, जिसको आप अख्तियार दे रहे हैं, वो रिसीव कर लेता है और 30 डेज के अंदर अंदर वो उसको सब रजिस्ट्रार के जी पास जमा कराएगा और सब रजिस्ट्रार जी उसको वेरिफिकेशन के लिए फॉरेन ऑफिस भेजता है। तो फॉरेन ऑफिस से जी वेरीफाई होता है कि ये वाकई साइन उन्हीं के हैं, उसी काउंसलेट के साइन है, उसी एम्बेसडर के साइन है, उसी पर्सन के साइन है, ये वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद जी दोबारा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आता है, वहाँ उसके ऊपर सर्टेन अमाउंट का टिकट लगता है। टिकट लगने के बाद वो वहाँ रजिस्टर हो जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लग जाता है, तो वो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसे आप कहते हैं जनरल पावर अटॉर्नी। तो उसके ज़रिए आप जिसको अख्तियार दे रहे हैं, जो अख्तियार गिरिंदा है, और जी वो अख्तियार इस्तेमाल करेगा, तमाम प्रॉपर्टी के मामला को डील करेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, तमाम मामला वो डील कर सकता है। इवन ही कैन सेल द प्रॉपर्टी, he can जी dispose of the property on your behalf, he can receive the money, जी he can execute the registered sale deed, he can enter into a mutation। यानी तमाम अख्तियार आपकी तरफ से वो इस्तेमाल करता है। पावर अटॉर्नी देते वक्त आपको बहुत ख्याल करना चाहिए कि जी क्या आप पावर अटॉर्नी देते वक्त प्रॉपर्टी सेल का भी इख्तियार देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं। कल को होता ये है, कई दफ़ा होता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है, तो आप जनरल पावर अटॉर्नी भिजवा दें, आप भिजवा देते हैं, तो सारे लोग जी अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, वो उसको प्रॉपर्टी को आगे बेच देता है। आप कहते हैं मैंने तो इसको दिया था इसकी मुकदमा लड़ने के लिए, इसने प्रॉपर्टी आगे बेच दी है। इसलिए जब भी आप जी पावर अटॉर्नी दें, इंश्योर कर लें कि आपने किस पर्पज़ के लिए देना है, किस मकसद के लिए देना है, उसी मकसद के लिए आप उसको अख्तियार दें, बाकी सेल परचेज का अख्तियार ना दें। अगर सेल परचेज का जी अख्तियार आप दे देते हैं, फिर आप कल को ये नहीं कह जी सकते कि जी मुझे पता नहीं चला, इसने मेरे से फ्रॉड किया है, धोखा किया है, ऐसे बाद में कोई इदारा इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। वो कहता है यू हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, आपने जनरल पावर अटॉर्नी दे दिया, बिल्कुल जी जी प्रॉपर्टी को सेल जी करना जी इसका अख्तियार है, मनी रिसीव जी करना इसका अख्तियार है, अब आपके पास में कुछ नहीं रहा। इसलिए जब भी आप जनरल जी पावर अटॉर्नी दें तो जी केयरफुली, विद फुल केयर काशन दें। आप बेहतर है किसी अपने लोकल वकील से मशवरा कर लें कि मेरी प्रॉपर्टी का फ़लाँ डिस्प्यूट है, मैं फ़लाँ डिस्प्यूट को डील करवाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, ताकि वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दे। अगर आप अपनी मर्जी से खुद ही अपने अजीज दोस्त भाई के कहने पे दे देंगे, तो कल को कुछ भी जी हो गया तो फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आपको परेशानी फेस जी करनी जी पड़ती है। जी इस अच्छा तरह मियां जो साहब स्पेशल पावर अटॉर्नी है वो मियां साहब मैं चाह
मैं चाहूंगा कि जो स्पेशल हमारे पावर दोस्त अटॉर्नी हमारे जब साथ हैं, जी जी मैं उनको भी साथ ले लूँ। हमारे बहुत प्यारे वेलकम जी बड़े बड़े भाई हमारे साथ सिकंदर साहब, साथ सिकंदर सियाल ग्लासगो स्कॉटलैंड से बस मौजूद हैं। आसफ अली साहब है वेलकम जी सिकंदर साहब वहाँ से, अडम्बरा से। थैंक यू अली साहब माशाल्लाह वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, माशाल्लाह वेरी तो एक्सीलेंट प्रोग्राम। साथ भाई ये अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। ये वसीम भाई हमारे साथ वेलकम मौजूद जी है। इस तरह तो जितने मेरे दोस्त साथ हैं, सब दोस्तों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि ये हमारी फैमिली है जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। एंड इन दोस्तों का भी शुक्रिया, क्योंकि अब ये भी बड़ी देखें वेलकम जी कैसी अल्लाह की ऑल आर नेमत है कि हम वेलकम जी बैठे हैं। हम यहाँ बिल्कुल बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे होते हैं, आप कभी पाकिस्तान में होते हैं, हम यहाँ फिर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहाँ हमारी वो जो लोगों के जो मसाइल है वो डिस्कस चलती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन बहुत शुक्रिया, दोस्त जितने दोस्त हमारे साथ मौजूद रहते हैं दोस्तों का वेलकम बहुत शुक्रिया। और शीरीन शीरीन साहब वो भी हमारे साथ मौजूद थी थोड़ी देर पहले, वो भी चली गई, वो पाकिस्तान से थी। अच्छा मियां वेलकम साहब, जी जिस तरह के सेकंड दूसरी पावर ऑफ अटॉर्नी, वेलकम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके क्या तरीका कार बनाने का और उसके लिए क्या क्या चीजें? जी मियां साहब। सेकंड टाइप ऑफ पावर अटॉर्नी है स्पेशल पावर अटॉर्नी स्पेशल पावर अटॉर्नी अगर पाकिस्तान में आप बनाएंगे तो ये 500 रुपए का जी पेपर लेना पड़ता है स्टाम्प पेपर उसके ऊपर तहरीर आते हैं जी देने वाला कौन है लेने वाला कौन है किस मकसद के लिए दे रहे हैं वो मकसद को पर्टिकुलरली आपने उसमें अंदर लिखना होता है जी कोई कोर्ट मैटर के लिए है लिटिगेशन के लिए है कोई बिजली का मीटर लगवाना है गैस का मीटर लगवाना है किराए पे देनी प्रॉपर्टी सर्व करवाना होता है अपने अजीज से तो उसको देते हैं ये पाकिस्तान में बैठ के भी आप दे सकते हैं और वहाँ से यूके से या फॉरेन कंट्री से भेज सकते हैं अगर पाकिस्तान में ये बनाएंगे तो 500 रुपये का पेपर लेंगे उसके ऊपर देने वाले का नाम लेने वाले का नाम प्रॉपर्टी की तफसील अख्तियार क्या दे रहे हैं अख्तियार वो अख्तियार की जी तफसील आगे 2 विटनेस उसके बाद आप ये हमारे यहाँ एक होता है ये नोटरी पब्लिक उसे अटेस्ट जी करवाएंगे आप तो वो 500 रुपये का जी पेपर लगता है और वो आपका स्पेशल पावर अटॉर्नी बन जाएगा जब तक वो मुकदमा चल रहा है वो मुकदमे में वो आपकी लिटिगेशन डील करेगा जब तक आपको और सर्विस लेना चाहते हैं तो वो उसको अख्तियार होगा जब तक आप इस अख्तियार को बरकरार रखेंगे वो अख्तियार उसके पास रहेगा जब चाहेंगे आप उसे विड्रा कर सकते हैं तो ये दूसरा तरीका इसको बनाने का है यूके से या फॉरेन कंट्री से जहाँ बैठे हैं वहाँ से उसका वही तरीका है जी कि अपने वकील के पास आप जाते हैं वो पावर अटॉर्नी देने वाले का नाम पता एड्रेस लेने वाले का नाम पता एड्रेस प्रॉपर्टी की तफसील किस मकसद देना चाहते हैं सारा लिख के 2 विटनेस डाल के आप थ्रू एम्बेसी भेजते हैं एम्बेसी के जरिए भेजने का मकसद ये होता है कि उनको ये यकीन हो जाए कि उस वक्त जब आपने दिया है वो मुल्क से बाहर थे और एम्बेसी ने उसको वेरीफाई किया कि आप मुल्क से बाहर थे ताकि कोई जी फ्रॉड का अंदेशा ना बाकी ना रहे इस फ्रॉड से बचने के जी लिए जुल्म और जबर से बचने के लिए जो सिस्टम रखा गया है फिर वो आप वहाँ से अपने वकील के से बनवा के एम्बेसी जमा कराते हैं एम्बेसी से पाकिस्तान आ जाता है पाकिस्तान में जब आता है तो उसे 500 रुपये का टिकट लगता है नरोरियल टिकट उसके बाद वो वैलिड जी स्पेशल पावर अटॉर्नी बन जाता है फिर आप उसको इस्तेमाल जी कर सकते हैं कोर्ट मैटर हो तब भी बिजली का मीटर गैस का मीटर किराए पे देनी है एडमिनिस्ट्रेशन करनी है कोई और उसकी डेवलपमेंट करनी है कोई LDA सर्टिफिकेट लेना है कोई CDA से MDA से FDA से लेना है कोई कंप्लीशन लेनी है जी ऑल टाइप ऑफ इश्यूज रिलेटिंग डेट प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मगर आप उसके ज़रिए प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते ये 2 पावर अटॉर्नी जी होते हैं इनकी 2 अक़साम हैं लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप बनाएं तो आप किसी अपने दोस्त से अपने वकील से मशवरा ज़रूर कर लें ताकि आप कहीं गलत दे के फंस ना जाएं तो कल को आपको प्रॉब्लम ना आए क्योंकि हमारे यहाँ कल मुझे एक बीबी का फ़ोन आया अमेरिका से तो उसने कहा जी कि मैंने जनरल पावर अटॉर्नी उसका 3.5 कनाल का घर है इस्लामाबाद में है फेट में उसने अपने कज़न को मुकदमा चल रहा है कोर्ट में तो देना चाहिए था बेसिकली स्पेशल पावर अटॉर्नी उसने जनरल पावर अटॉर्नी भेज दिया अब वो परेशानी जी का शिकार है मैं क्या करूँ मैंने उसे समझाया कि बीपी आप इसको अगर आप सिर्फ आपका कोर्ट मैटर ही है तो आपको जनरल देने की ज़रूरत नहीं है कल को बेच देगा वो आप उसको जी स्पेशल जी पावर अटॉर्नी दें हम बेचते वक्त बिल्कुल जी गौर नहीं करते किसी से कंसल्ट नहीं करते तो हमारे लिए मसला बन जाता है अब लीगल तकाजे पूरे करें मैक्सिमम लीगल तकाजे जो होते हैं बेसिकली आपको मसाइल से बचाने के लिए होते हैं हम लीगल जी तकाजों से बचने के लिए शॉर्टकट लेते हैं और शॉर्टकट में हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं हमारे लिए दिक्कत आती है तो फॉर एवर हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है समटे प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाती है फिर आप
उसको चैलेंज करते हैं, दाव में साल लग जाते हैं। हमारा लिटिगेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम लग जाता है और आपका वक्त, टाइम, पैसे ज़ाया होते हैं। इससे बचने के लिए फुल केयर काशन करें ताकि आइंदा आपको दिक्कत तकलीफ ना आए। जी बिल्कुल। नाज़िर, अभी जिस समय साहब ने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी की कितनी इकसाम होती हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और खासकर जो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी ही की वजह से होते हैं। प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे होते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई और बेच के चला गया। वो और भी आदमी ऐसे नहीं बेच के चला गया क्योंकि आपने खुद ही लिख के दिया हुआ है उनको पावर ऑफ अटॉर्नी, इसलिए बेच के चला गया। इसलिए इससे नहायत आपको जो है कोशिश करनी पड़ेगी कि अवेयर रहना पड़ेगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनानी है और किसको देनी है, उसका तरीका कार है, दो गवाहान, जो पूरी फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। वैसे में ऐसा फरमाइएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी की जिससे के वाले से आपका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जी है कि प्लीज। आप अमेरिका में जाते हैं और भी दूसरी दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, लोग आपसे जो है इस वाले से ये मुलाकातें भी करते हैं, मसाइल भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो रिसेंटली भी एक मैंने इशू सुना, इस्लामाबाद में सुना, और वहां पर जो है प्राइवेट जो है कंपनी थी जिसने हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, और वहां पर इस्लामाबाद जो देखिए हमारा मेन सिटी है जहाँ पर पाकिस्तान का जो क्रीम बैठती है, उस शहर और इतनी इदारों के नाक तले अरबों रुपए का फ्रॉड हो जाता है। प्रॉपर्टी बनती है, एक प्लाट 10 लोगों को बिकता है, वो फिर लोग बेचारे वहां इकट्ठे होकर वो एहतजाज कर रहे हैं, कोई उसका कोई परेशान हाल नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। क्या वजह है कि जो जो है देखिए इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है। वहां पर हमारे सारे सिक्योरिटी दारी बैठे हुए हैं, हर तरह की जो है बड़े से बड़े ऑफिसरान हैं, सुप्रीम कोर्ट है वहां पर, आर्मी चीफ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उस इतने बड़े शहर के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है। क्या इन सब की नाक के तले इतना बड़ा फ्रॉड हो जाना है, क्या इनकी जो है सिक्योरिटी सिस्टम और इनका जो है लॉ के अंदर एक सवालिया निशान नहीं है? जी मियां साहब। हल सब बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, कोयटा हो, पेशावर हो, बोकारो हो, साहिवाल हो, फ्रॉड हर जगह हो रहा है। किसी जगह पे भी फ्रॉड ये जो है वो नहीं एहतियात करते, बल्कि मैं समझता हूँ कि जितने बड़े शहर हैं वहाँ फ्रॉड ज़्यादा है। लाहौर में ज़्यादा है, इस्लामाबाद में ज़्यादा है, क्योंकि इन इलाकों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब लाहौर में एक प्लाट जो है नॉर्मल 2-2.5 करोड़ का प्लाट है कनाल का, इस्लामाबाद में 3-3.5 करोड़ का कनाल का प्लाट है। इस वजह जहाँ जी जहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ फ्रॉड ज़्यादा होता है। आप देखें पिंडों में फ्रॉड जी। कम है, पिंडों में प्रॉपर्टी का हम्म, फ्रॉड बहुत कम है, चूंकि 2-3 लाख का किला जमीन होता है। चलो आप तो इधर 20-25 लाख का किला या 50 लाख का किला हो गया, इस्लामाबाद में 3-4 करोड़ की कनाल है। तो वो एक किले का फ्रॉड हम्म, करने की बजाय इस्लामाबाद में एक कनाल का फ्रॉड करेगा तो उसे 3.5-4 करोड़ मिल जाएगा। इसलिए बड़े शहरों में जी फ्रॉड की रेशो ज़्यादा होती है। ये मैटर नहीं करता है कि अदारों की नाक के नीचे है या अदारों की नाक के ऊपर है, अदारे कितने बैठे हैं वहाँ। क्योंकि बेसिकली मैं समझता हूँ कि फ्रॉड की मेन रीज़न जो है ना, हमारे यहाँ फ्रॉड के को पकड़ने के कवानीन बहुत वीक है। एक तो ये जो जी फ्रॉड के ऊपर कानून अप्लाई करता है, हमारे यहाँ सेक्शन 420, 468 और 471 पीपीसी अप्लाई करती है, और जी पर्सोनेशन पे 419 आती है, पीपीसी आती है। और इन जराइम की सजा कितनी है? मैक्सिमम 7 साल। लोग जी 4-4, 5-5 अरब का फ्रॉड करते हैं, तो कहते हैं अगर मैक्सिमम हो जी भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 साल सजा ही है ना। तो 7 साल में सजा, जी 7 साल सजा हो तो आपको 3 साल, 3.5 साल गुजारनी पड़ती है। लोग इस बात जी को बदर ही नहीं करते। हमारे यहाँ आज जी तक गवर्नमेंट ने अदारों के अंदर फ्रॉड का आंसर ख़त्म करने के लिए कभी कोई स्ट्रक्चरल स्टेप लिए ही नहीं है। इनको जी चाहिए कि जो फ्रॉड की क्लासिफिकेशन करें। अगर 1 लाख तक फ्रॉड करता है बंदा 3 साल सजा हो, 10 लाख तक फ्रॉड करता है तो 5 साल सजा हो, करोड़ तक फ्रॉड करता है तो उसकी सजा 10 साल हो, अरब का फ्रॉड करता है तो उसकी उम्र कैद हो, अरब से ज़्यादा का करता है सजाए मौत हो।
ताकि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन सख्त हो। और लॉ की सख्ती वजह लोग डरते हैं। अब हर बंदे को पता, आप ₹1 का फ्रॉड कर लें या 1 अरब का कर लें, आप पे सेक्शन लगनी है 420, 468, 471 पीपीसी, जिसकी मैक्सिमम सजा जो 7 साल है। और कभी किसी को 7 साल सजा हुई नहीं है, 4 साल 5 साल ज्यादा सजा होती है। इसलिए जब तक गवर्नमेंट इस फ्रॉड के केसेस में सजा का अंसर बेहतर नहीं करेगी, तब तक लोगों को डर खौफ नहीं आएगा, लोग फ्रॉड करते रहेंगे और फ्रॉड होता रहेगा। इसलिए जब तक गवर्नमेंट के अंदर ये कंसेप्ट डेवलप नहीं होता कि हमने फ्रॉड का रास्ता फॉरएवर बंद करना है, तो इसके लिए लॉ को सख्त बनाए। जो प्रॉपर्टी कब्जे होते हैं, उसकी वजह यह है कि प्रॉपर्टी कब्जा करने के खिलाफ सिर्फ 440 की सेक्शन अप्लाई करती है पीपीसी की, और उसकी मैक्सिमम 5 साल सजा होती है। आप किसी के 2 कनाल के प्लाट पे कब्जा कर लें जो आपका 7-8 करोड़ का है, तो आप मैक्सिमम पुलिस वाले क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 440 पीपीसी आपके खिलाफ करेंगे। ये मिसचीवियस एक्ट है, आपने किसी की जमीन पे इंटरफियर किया है, कब्जा किया है। अब ये पहले बात यह है कि पुलिस वाले मेरी बग से उसको वैसे बेगुनाह कर देते हैं, कह देते हैं इसका दिन का झगड़ा है, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल देंगे कि वो आपका मुकदमा 0 पे चले जाएगा। यानी जब तक आप लॉ के अंदर अमेंडमेंट नहीं करते, फ्रॉड करने वाले के साथ सख्त सजा का एहतमाम नहीं करते, उसमें बल्कि जितना प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा हो उतनी सजा सख्त होनी चाहिए ताकि कोई बंदा जुर्म ना करे। हमारे यहाँ ये कभी आज तक किसी, ये हमारा जो लॉ है पीपीसी 1860 का बना हुआ है। अब 1860 में जो 500 रुपया था बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब कई केसों में आज भी 200 रुपया जुर्माना है। उस वक्त 1860 में 200 रुपए की बहुत वैल्यू थी, शायद 200 रुपए का 2 एकड़ जमीन आ जाते होंगे। आज 200 रुपए की जनाब एक सिगरेट डब्बी नहीं आती। इसलिए हमारे यहाँ लॉ बसीदा हो चुके हैं, फरसुदा हो चुके हैं, रिडंडेंट हो चुके हैं। इनको चेंज करने की ज़रूरत है ताकि बदलती हुए हालात के मुताबिक, चेंज होते हुए हालात के मुताबिक, चेंज होती प्राइस और प्रॉपर्टी के मुताबिक इनको चेंज करना चाहिए ताकि जो फ्रॉडिये हैं उनका कला कुमक किया जा सके, उनको रोका जा सके, वो फ्रॉड ना करें। अब मैंने जो पहले अर्ज किया, जैसे आपको ₹1 का फ्रॉड कर लें तो फिर भी कागज जाली बना के फ्रॉड कर लें, सेक्शन 420, 468, 471 लगना है। ₹1 का फ्रॉड कर लें तो आपके ऊपर सेक्शन 420, 468, 471 पीपीसी लगना है। आप ₹1 का कर लें, ₹2 का कर लें, फिर भी ये लगना है। इसकी मैं मिसाल छोड़ी देता हूँ आपको, आपका टाइम कीमती ले रहा हूँ मैं। एक साहब के खिलाफ FIR लाज होगी कि उसने ₹4 का फ्रॉड किया है। ये बात है 1995 की। तो मैंने बात की नैब से, कहते जी आप प्ली बार्गेनिंग कर लें, अब आधे पैसे दे दें तो हम आपकी बेल कर देते हैं। मैंने उस मुलजिम को बुलाया, कभी आधे पैसे दे दें तो आपकी बेल करा देते हैं। कहता जी कितनी सलाह है इसकी? मैं कहा 7 साल। कहता कितने पैसे मांग रहे हैं? कहते मैं कहा ये ₹4 का इल्जाम है, ₹2 जमा कराएं। कहता मैं 4 साल में ₹2 कमा लूंगा, लिहाजा मुझे 4 साल जेल होने दो, मैंने नहीं पैसे देने। ये लोगों का ट्रेंड है। लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, तो जेल में भी हमें घर से खाना जाएगा, घर से कपड़े जाएंगे, घर से सारी चीजें जाएंगी, जेल वालों को मिल मिला के अच्छी फैसिलिटी जाया करेंगे, तो ठीक घर में बैठ के वहां बैठ के क्या फर्क पड़ता है, लोग परवाह नहीं करते। इसलिए गवर्नमेंट को इन फ्रॉडिये लोगों को खात्मा करने के लिए, कला कुमा करने के लिए, इसके लिए लॉ में अमेंडमेंट करनी होगी, लॉ को सख्त बनाना होगा, और जिसके जितना मोमेंटम फ्रॉड का बढ़ता जाए उतनी सजा बढ़ती जाए ताकि लोग जुर्म ना करें। चाइना में फ्रॉड की सजा मौत भी है, हमारे यहाँ 7 साल है। इसलिए और फिर दूसरा, जिसने हमारे अहले इक़्तिदार हैं, MPs हैं, MNA हैं, मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, जो लोग फ्रॉड करते हैं वो इनके बड़े करीब होते हैं, इनकी इलेक्शन पे खर्चा करते हैं, इनके इलेक्शन पे कंट्रीब्यूट करते हैं, इनको गाड़ियां देते हैं, तो वो इनके बड़े करीब होते हैं, इनके बड़े ब्लू आइड बॉडी होते हैं। तो जब उनके खिलाफ कोई इशू बनता है तो कहते हैं ये तो बंदा ही हमारा है, वो पुलिस को फोन करते हैं, भी मेहरबानी करो ये बंदा हमारा है। तो पुलिस वाले ये मुकदमे को खत्म कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, रिकवरी नहीं करेंंगे, फोरेंसिक साइंस नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट की कंपैरिजन नहीं कराएंगे, तो केस आपका खत्म हो गया। इसलिए जब तक कवानीन हमारे यहाँ बदलते हुए हालात के मुताबिक, चेंज होते हुए सर्कमस्टांस के मुताबिक, डेवलपमेंट होते हुए हालात के मुताबिक नहीं लॉ को डेवलप करेंगे, तब तक ये सिचुएशन फ्रॉड की नहीं खत्म होगी। इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, कराची हो या पेशावर हो, हर जगह फ्रॉड होते हैं, होते रहेंगे जब तक आप फ्रॉडियों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम नहीं करते।
لہٰذا ہمارے یہاں اسلام جی آباد میں فراڈ سے زیادہ ہمارے بہت زیادہ فراڈ ہے، کیونکہ پراپرٹی وہاں بہت مہنگی ہے، اس جی لیے وہاں فراڈ کی ریشو زیادہ ہے. جتنے مرضی وہاں ادارے ہوں، اداروں کے ہونے سے فراڈ جی رکتا نہیں کبھی بھی، کیونکہ ادارے اپنا اپنا وہ کام کریں گے، وہ دوسرے کے کام میں جی مداخلت نہیں کر سکیں گے. تو یہ ادارے جی فراڈ کا پہلو جو ہے پولیس نے ڈیل کرنا ہے، FIA نے ہی ڈیل کرنا ہے. جب تک ان کو آپ جی قانون کے تحت بااختیار نہیں کریں گے تو فراڈ نہیں جی رکے گا. جی. اچھا میاں صاحب، ہمارے بڑے پیارے دوست بڑے بھائی راجہ انزال صاحب فالک اسکاٹ لینڈ میں، وہ بھی اسکاٹ لینڈ میں موجود ہیں. بہت شکریہ صاحب. ویلکم راجہ صاحب. اچھا ایک آخری سوال ہے جی میاں صاحب آپ سے، جو کویشچن ہمارے ویور نے لکھا ہے آصفہ علی صاحبہ نے. وہ کہہ ویلکم رہی جی. کیا پاور آف اٹارنی ہولڈر پراپرٹی کو اپنے نام پر بغیر اجازت کروا سکتا ہے؟ ان کا کویشچن ہے جی کہ پاور اٹارنی ہولڈر. خالد صاحب اس میں جی 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 میں سر. جی میں خالد صاحب اس میں یہ ہے کہ پاور اٹارنی ہولڈر پراپرٹی کو اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرا سکتا ہے. پاور جی اٹارنی ہولڈر اس پراپرٹی کو اپنی بیوی بچوں کے نام ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے. لا جی یہ ہے کہ جو بھی پراپرٹی جو پاور اٹارنی ہولڈر ہے وہ پراپرٹی کو نہ صرف اپنے نام ہی نہیں کر سکتا ہے بلکہ اپنے ڈپینڈنٹ کے نام بھی نہیں کر سکتا ہے. جی یہاں تک لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے ملازم کے نام بھی نہیں کر سکتا ہے. جی اور دوسری بات ہے پاور اٹارنی ہولڈر جو ہے وہ پاور اٹارنی آگے کسی کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا. جی جب تک پاور اٹارنی دینے والا زندہ ہے اور لینے والا زندہ ہے تب تک وہ آپریٹ ہوگا. اگر پاور اٹارنی لینے والا فوت ہو گیا ہے تب بھی وہ ختم ہو جائے گا. اگر پاور اٹارنی دینے والا فوت ہو گیا تب بھی ختم ہو جائے گا. یعنی پاور اٹارنی کے استعمال کے لیے اس کے لائیو رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دینے والا اور لینے والا دونوں لائیو ہوں، زندہ ہوں. کوئی ایک ختم ہو گیا تو پاور اٹارنی ختم ہو جاتی ہے. پاور اٹارنی لینے والا ختم ہو گیا تو پاور اٹارنی ختم ہو گیا، کسی کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. پاور اٹارنی دینے والا فوت ہو گیا ہے تو پاور اٹارنی ختم ہو گیا، وہ پاور اٹارنی استعمال نہیں ہو سکے گا. جی اور نہ ہی اس پاور اٹارنی کے ذریعے وہ پراپرٹی اپنے نام کرا سکتا ہے، نہ اپنی بیوی کے نام، نہ بچوں کے نام، ایون اپنے ڈپینڈنٹ کے نام نہیں کرا سکتا ہے. لا میں یہ بھی میں نے عرض کیا کہ لا میں تو وہ اپنے ملازموں کا نام بھی ٹرانسفر کرا سکتا ہے. اور تھرڈ بات یہ ہے کہ پاور اٹارنی اختیار جو ہے وہ آگے کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے. اے نے پاور اٹارنی دیا بی کو تو بی کہے کہ میں سی کو ٹرانسفر کر دوں، ناٹ پاسبل، ناٹ الاؤڈ. ایلیگل ہے، وائڈ ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اے کا دیا ہوا پاور اٹارنی بی ہی استعمال کرے گا. بی اپنے پاور اور اختیار کو آگے سی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اس میں لا میں بڑا کلیئر ہے. لہذا یہ پراپرٹی اپنے ڈپینڈنٹ کے نام نہ ہی اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرا سکتا. کرائے گا تو انلیگل ہے، کیسے ہو جائے گی. جی جی تھینک یو. ویری اسٹرانگ لا. جی تھینک یو آصفہ جی، آصفہ علی صاحب، پیارے بھائی رضا صاحب، پرنس وسیم صاحب، جتنے میرے دوست، سارے دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں. میرے سارے میاں صاحب، سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر حاضر ہوں گے اگلے ایک نئے ایشو کے ساتھ. وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. اور اوورسیز پاکستانی کچھ پروگرام ختم ہونے سے پہلے بتا دوں کہ ہر اتوار کو میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ اوورسیز پاکستان کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے جو چیدہ ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہے تو آپ میں سوال بھیج سکتے ہیں. آپ کا سوال جو ہے وہ میاں شاہ سے پوچھیں گے تو آپ کا سوال کر جا دیں گے. ناظرین اگلے ہفتہ کے لیے میں اجازت ہوں گا. اللہ نے نگہبان. تھینک یو خالد صاحب. خوش رہو، سلامت رہو، اللہ کی امان میں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.